नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। बर्फ का स्तूप दिया है। हाल ही में लद्दाख जल संकट, अचानक बाढ़ का आ जाना और जो घास के मैदान है उसकी कमी का सामना कर रहा है लद्दाख। इसके बावजूद इन सब चैलेंज यानी चुनौतियों से निपटने के लिए एक इंजीनियर्स हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक। इनके द्वारा एक समाधान तैयार किया गया है। समाधान के रूप में बर्फ का स्तूप बनाया गया है। जो बौद्ध स्तूप है उसी के डिजाइन में बनाया जा रहा है बर्फ का स्तूप। कहाँ पे? लद्दाख में। यहाँ पर देखिए, ये इसका घेरा द्वार है। फिर उसके बाद ये ठंडी के समय में, ठंडी के मौसम में बर्फ अधिक पड़ती है तो बर्फ को ये लोग इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद स्तूप के आकार का यहाँ इकट्ठा करते हैं। फिर बीच में जो स्तूप में जगह छोड़ रहते हैं, यहीं से एक लोहे की पाइप अंदर डालकर ऊपर तक निकाल देते हैं। ऊपर तक पाइप निकाल देते हैं। तो जैसे ही बसंत ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु में जैसे ही पानी का संकट पड़ता है, पानी की कमी पड़ती है, तो जैसे जैसे गर्मी का प्रभाव पड़ना शुरू करता है, बर्फ होता है मेल्ट, बर्फ मेल्ट करना शुरू करता है यानी गलना शुरू करता है। इस पाइप जो ऊपर निकली हुई पाइप है, इसमें पानी आना शुरू करता है। जब बर्फ पिघलेगा तो वाटर बनेगा, तो वाटर धीरे धीरे पाइप की सहायता से ये निकलना शुरू करता है। तो इस पाइप को लोग ले जाते हैं अपने खेत या खलिहान की तरफ, निकाल देते हैं, जिससे उसकी सिंचाई हो जाती है। और जैसे ही ये मेल्ट करता है बर्फ, ये पानी जो और भी दूर के इलाकों में जाता है, तो वहाँ पर जैसे कि घास होती है, जो घास होती है वो उगना शुरू कर देती है। तो जब घास उगना शुरू कर देती है तो जो पशमाना बकरी रखते हैं, पशमाना बकरियां रहती हैं, उसको चारागाह के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। जो पश्मीना बकरियां होती हैं उसके लिए चारागाह के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो पश्मीना बकरी हैं उनकी जो ऊन होता है, उनके जो बाल होते हैं, उससे जो ऊन साल बनती है वो काफ़ी, उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये है बर्फ का स्तूप। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ई प्राइम लेयर्स के बारे में दिया है। ई प्राइम लेयर्स यानी कि ई प्राइम परत। हाल ही में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता, उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल टीम के द्वारा एक रिसर्च किया गया, एक अध्ययन किया गया। तो अध्ययन से यह पता चला कि जो पृथ्वी का सतह है, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से को सतह बोलते हैं, क्रस्ट सतह है उसका, और जो नीचे कोर है, कोर, ये जो अपर कोर है लिक्विड अवस्था में होता है, इनर जो कोर होता है सॉलिड अवस्था में होता है। तो ये है कोर। तो बोला जा रहा है कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है यानी कि बाहर ऊपरी परत है, सतह है, सतह से फिर उसके बाद कोर तक एक लिंक, इन्होंने एक लिंक को रिवील किया है। लिंक मतलब कि लिंक का पता लगाया कि एक ऐसा लिंक है जिसके माध्यम से जो सतह का पानी है कोर तक पहुंचता है। पहले ये विश्वास था कि जो सतह का पानी है वो कोर तक नहीं पहुंच पाता था, बहुत मिनिमम ही सामग्री जो सतह से कोर तक पहुंच पाती थी। लेकिन एक नया शोध हुआ है कि जो सतह का पानी है यानी कि जो ऊपर सतह का पानी है पृथ्वी की गहराई में भी प्रवेश कर रहा है, यानी कि कोर तक पहुंच रहा है, जिससे एक अलग परत बन गई है। जो बाहरी कोर है, ध्यान रखिएगा, बाहरी कोर है, इस पर एक परत बन गई है, इसी परत का नाम रखा गया है ई प्राइम्स लेयर्स, यानी कि ई प्राइम परत नाम रखा गया है। यहीं पर बनी है, बाहरी कोर पर बनी है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ई प्राइम्स लेयर्स के बारे में। ई प्राइम्स लेयर्स है क्या? जैसे पृथ्वी का जो कोर है उसका जो सबसे बाहरी हिस्सा है, यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी का इनर कोर है या आउटर कोर है, जो इसका सबसे बाहरी हिस्सा है, यहाँ पर यहीं पर एक लेयर बनी है, इसी का नाम रखा गया है ई प्राइम्स लेयर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही हो जाएगा कि ई प्राइम्स लेयर है कहाँ, तो जो आउटर कोर है उसी के बॉर्डर्स पर बना हुआ है, पानी जैसे अंदर प्रवेश करता है। ये जो लेयर बना हुआ है ये हाइड्रोजन से समृद्ध है, ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन से क्या है? समृद्ध है, हाइड्रोजन से समृद्ध है, प्लस सिलिकॉन रहित है, सिलिकॉन रहित यानी कि सिलिकॉन की मात्रा नहीं पाई जाती है। लेकिन जो कोर है, कोर में सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। तो सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है, तो जो बाहरी यानी जो सतह से पानी ट्रेवल करके आता है, ध्यान रखिएगा, जो ट्रेवल करके सतह से पानी नीचे की तरफ आता है परत पर, जो ई प्राइम्स लेयर बनाता है, यहीं पर जो पानी रिस कर यहाँ पर पहुँचता है, कोर में थोड़ा बहुत पहुँचता है, तो ये सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करता है। सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करने के बाद सिलिका बनाता है। क्या बनाता है? सिलिका का निर्माण करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ई प्राइम्स लेयर है ये कहाँ पर बनी है। तो कुछ और भी फैक्ट है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं।
ये लेयर है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कितनी दूरी तक है, यहाँ पर देखिए जो लिथोस्फीयर से 5 से बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर तक का जो ऊपरी परत है पृथ्वी का, उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर्स। इसमें अपर मेंटल भी आ जाता है। अपर मेंटल कहाँ तक है, देखिए यहाँ पर जो येलो कलर्स की लाइन है, और फिर उसके बाद नीचे है, तो नीचे लाइन जो है 670 किलोमीटर तक, ध्यान रखिएगा 670 किलोमीटर तक है, ये है अपर मेंटल्स। 670 किलोमीटर तक है अपर मेंटल्स। जो मेंटल्स है, अपर मेंटल है और उसके बाद जो ऊपरी परत है, बाहरी परत है, दोनों के बीच में जो डिवाइड करता है उस रेखा को बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, यानी कि मोहो असांतत्य बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, मोहो असांतत्य। जो पृथ्वी के बाहरी परत को और जो अपर मेंटल को, दोनों को डिवाइड करता है, वह मोहो असांतत्य। फिर नीचे आते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटीज। यहाँ पर देखिए जो कहता है अपर मेंटल्स, और उसके बाद अपर मेंटल ये हो गया लोअर मेंटल्स, यानी कि ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल को जो रेखा डिवाइड्स करती है उसे बोलते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटीज, यानी कि रेपेटी असांतत्य। ये रेखा डिवाइड करती है किसको, अपर मेंटल को लोअर मेंटल से। वहीं 2900 किलोमीटर पर यहाँ पर आ जाता है कोर। पृथ्वी की सतह से जब 2900 किलोमीटर नीचे आते हैं तो यहीं से कोर स्टार्ट हो जाता है। यह है अपर कोर, और नीचे हो जाएगा लोअर कोर यानी इनर कोर। ये इनर कोर है, ऊपर क्या है, अपर कोर है। तो जो गुटेनबर्ग रेखा है, डिसकंटिन्यूटी है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ये दोनों को डिवाइड्स करती है। दोनों को क्या करती है, डिवाइड करती है। किसको डिवाइड करती है, मेंटल को डिवाइड करती है, किससे, कोर से, यानी आउटर कोर से डिवाइड करती है। अब वहीं एक रेखा और है जो आउटर कोर यानी कि बाहरी कोर को अंदरी कोर जो इंटर कोर है, इन दोनों को अलग करती है, जिसका नाम है लेहमन डिसकंटिन्यूटी, यानी कि लेहमन असांतत्य। जो लेहमन असांतत्य है, ध्यान रखिएगा, जो लेहमन असांतत्य है ये कोर को डिवाइड करती है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर को डिवाइड करती है। जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है ये किसको डिवाइड करती है, कोर और मेंटल को डिवाइड करती है। और वहीं जो रेपेटी डिसकंटिन्यूटी है यह अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करती है। वहीं जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है ये लिथोस्फीयर्स, यानी कि जो पृथ्वी का बाहरी परत है, सतह को मेंटल से, जो अपर मेंटल है उससे डिवाइड करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे जबरदस्त क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये था। अब तो एक ई प्राइम लेयर्स भी बन गया। कहाँ पर बना है, जो बाहरी कोर है, बाहरी कोर है यहीं पर बना है, एक लेयर बना है, परत बनी है, जिसका नाम रखा गया है ई प्राइम लेयर्स। अब तो ये प्राइम लेयर से भी संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट, पीछे विश्वास वही था कि जो पहले जो ऊपर सतह के ऊपर का जो पानी था वो कोर तक नहीं पहुंचता था, लेकिन अब नए अध्ययन से पता चला है कि कोर तक पानी पहुंच रहा है। लगभग 1800 मील तक नीचे कोर मेंटल सीमा तक पहुंचा है जो पानी। यहाँ पर पहुंचने के बाद एक परत बनाया है, जिस परत का नाम रख दिया गया है ई प्राइम लेयर, यानी ई प्राइम परत बनाया गया है, जो हाइड्रोजन से समृद्ध है। हाइड्रोजन से समृद्ध है प्लस सिलिकॉन रहित है। लेकिन ऊपर से जो पानी रिस करके यहाँ पर पहुँचता है, कहाँ पर, कोर के अंदर पहुँचता है। तो कोर के अंदर जो सिलिकॉन्स होते हैं इसके साथ रिएक्शन करने के बाद सिलिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सिलिका का निर्माण करता है। तो इसका महत्व क्या हो गया, ये जो महत्वपूर्ण खोज हुई है इसका महत्व यही है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में और अच्छे से समझ के बारे में पता चलेगा, और चुंबकीय जो क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में पता चलेगा, प्लस पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर्स होता है उसका जो बढ़ाव और घटाव है इसके बारे में समझ में आएगा, प्लस जो हमारे टेक्टोनिक प्लेटें हैं उसको और भी अच्छे से समझने में मदद दे सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, लैंगलैंड्स कार्यक्रम प्रोग्राम्स दिया है। पहले तो जो लैंगलैंड्स हैं ये एक गणितज्ञ हैं जिनका नाम है रॉबर्ट लैंगलैंड्स। इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, 1967 से ही शुरू किया गया है। तो इनके जो प्रोजेक्ट है ये सफल हुआ है प्रोजेक्ट। तो इसके लिए इन्होंने 2018 में गणित का एबल पुरस्कार जीता है। एबल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, किनको, जिनका नाम है लैंगलैंड्स। किसके लिए, इनका जो कार्यक्रम चल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी गणित परियोजना ये स्टार्ट किए थे। इस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। कार्यक्रम में इन्होंने क्या किया था, जो व्यापक होता है गणित का, एक व्यापक और प्रभावशाली शोध है, यह एक गणित का व्यापक और प्रभावशाली शोध है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो दो असंबद्ध क्षेत्र हैं गणित के अंदर, जो दो असंबद्ध क्षेत्र हैं उनके बीच में एक संबंध, एक गहरा संबंध स्थापित करना, एक गहरा संबंध स्थापित करना, यानी कि जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, और उसके बाद जो हार्मोनिक विश्लेषण है, हार्मोनिक एनालिसिस है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, एक डीप रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। इसी
उपलब्धि को लेकर जो लैंड्स हैं इन्हें एबल पुरस्कार दिया गया है गणित के क्षेत्र में। तो एबल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं एक बार। यह गणित का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम एक नॉर्वेजियन गणितज्ञ हैं जिनका नाम है नील हेनरिक्स एबल्स, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। 2002 में जो नॉर्वेजियन संसद है, जो नॉर्वे की संसद है, उसके द्वारा स्थापित किया गया है पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में जो साइंटिस्ट यानी जो गणितज्ञ उत्कृष्ट कार्य करते हैं या उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि होती है उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। 2023 का जो एबल पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है? लुइस कैफरेली को दिया गया है। किसको दिया गया है? लुइस कैफरेली को दिया गया है। जो काम क्या किए थे? गैर रेखीय आंशिक अंतर समीकरणों के लिए नियमित सिद्धांत में उनके जो योगदान दिया था उसके लिए ये एबल पुरस्कार उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हाल ही में यह किया नया दिल्ली में अपना वार्षिक जो यूनाइटेड नेशन फोरम 2023 था उसको आयोजित कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? नई दिल्ली में। इसका फोकस क्या होगा? फोकस यही होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून है और शांति है इसको इस्टाब्लिश करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के बारे पर चर्चा करना और जो शांति है उसको स्थापित करना, इसका फोकस है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में हो रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है इसके बारे में। यह भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है जिसका स्थापना 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में इस्टाब्लिश हुई थी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, सैन्य मामला हो गया और जो भी रिसर्च होती है, रिसर्च के बारे में जो डिबेट होता है उसके लिए एक मंच प्रदान करता है। एक मंच प्रदान करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, सैन्य को किस तरीके से बढ़ावा देना चाहिए और उस पर जो रिसर्च है और डिबेट है उसके लिए एक मंच प्रदान करता है कि उसके लिए क्या कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर्स काउंसिल के बारे में दिया है। अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल है अपनी 59वीं यानी 59वीं ट्रॉपिकल इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल हाल ही में इसका जो वार्षिक सत्र होता है इसका इसे संपन्न किया है, इसलिए चर्चा में आ गया था। इसका काम यही है कि जो स्थायी रूप से उष्णकटिबंधीय वन प्रबंधन है और स्थायी रूप से जो उत्पादित उष्णकटिबंधीय लकड़ी है उसके व्यापार पर फोकस करना इसका काम है। उष्णकटिबंधीय मतलब क्या होता है? जो पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का 30 डिग्री ऊपर और उसके बाद 30 डिग्री नीचे के बीच का जो रीजन है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसके बीच में जो लकड़ियाँ उत्पादित होती है, जितने देश इसके अंदर आते हैं वो लकड़ी काफ़ी सॉलिड होती है, काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए इसकी डिमांड अधिक होता है इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए यहाँ की जो लकड़ी निकलती है इस लकड़ी को इमारती लकड़ी बोलती है। इमारती लकड़ी का मतलब होता है कि इसका निर्माण फर्नीचर में हो गया, निर्माण कार्य में हो गया, अन्य इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए इसका जो महत्व है काफ़ी अधिक है। यह पेड़ों से प्राप्त होता है और लकड़ी उद्योग में प्राथमिक एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, यानी कच्चे माल के रूप में काम करता है। आइए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 में इसे इस्टाब्लिश किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर्स है यानी जिसे मुख्यालय बोलते हैं योकोहामा जापान का एक शहर है, वहाँ पर है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका काम क्या है? उष्णकटिबंधीय जो वन है, संसाधन है, उसका संरक्षण करना, उसके साथ साथ उसका स्थायी प्रबंधन करना, उसके साथ साथ वो जो व्यापार है, ये इमारती लकड़ियों का व्यापार है, इसको बढ़ावा भी देना है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का एक शासी निकाय है, जिसके बारे में बताया था। वो जो II2 का है वो शासी निकाय है। भारत जो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन है इसका एक संस्थापक सदस्य भी रहा है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा। एक न्यूज है सूरजगढ़ पहाड़ी श्रृंखला के बारे में दिया है। चर्चा में क्यों आ गई है? यह है कहाँ? सूरजगढ़ पहाड़ी श्रृंखला। यहाँ पर देखिए, ये महाराष्ट्र रीजन में है। ये है महाराष्ट्र में एक गढ़चिरौली पर्वत श्रृंखला है, वहीं पर स्थित है। सूरजगढ़ पहाड़ी श्रृंखला है, वहीं पर स्थित है। ये चर्चा में क्यों आ गई? यहीं पर 6 खानों को, जो लोहे की खान है, इसको प्रस्तावित किया गया है कि 6 खान। तो इस खानों का विरोध कर रहे हैं कुछ यहाँ के आदिवासी लोग इन खानों का विरोध कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए कुछ उसके जो आदिवासी लीडर्स हैं उसको महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया है। तो इसलिए चर्चा में आ गया है। तो इम्पॉर्टेंट है
सूरजगढ़ पहाड़ी श्रृंखला और गढ़चिरौली, ये है कहाँ, महाराष्ट्र रीजन में। आगे बढ़ेंगे। भारत में सड़क दुर्घटना के बारे में एक लेख दिया है। भारत को एक महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सालाना बताया जा रहा है कि सालाना अनुमानित है कि 3 लाख लोग किससे मारे जाते हैं, सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद है उसका 5 से 7% तक इनका जो आर्थिक कंट्रीब्यूशन होता है वो लोग हर साल मारे जाते हैं। कहाँ पर मारे जाते हैं, सड़क दुर्घटना में। 2022 के सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो भारत में लगभग 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 1,68,492 लोगों की तत्काल मौत हो गई। उसके बाद 4,43,366 लोग घायल हुए। 2021 की तुलना में लगभग 12% की वृद्धि है, यानी कि 21 की तुलना में 12% की वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटना में। ये था रिपोर्ट सड़क दुर्घटना के बारे में। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो सड़क दुर्घटना कहाँ पर होती है वो होती है तमिलनाडु राज्य में। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दुर्घटना, तमिलनाडु के अंतर्गत। अब सबसे ज़्यादा मौत का कारण क्या है भारत में, स्पीडिंग यानी कि सबसे तेज गति, जो सबसे तेज जहाँ वाहन अधिक चलते हैं वहाँ पर मौतें अधिक होती है। उसके बाद ड्रिंक करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, फ़ोन पे बातें करना गाड़ी चलाते हुए, सड़क के अंदर जो गड्ढा होना उसका भी रीजन बनता है। उसके साथ साथ ट्रैफिक रूलों का पालन न करना, उसके साथ जो बेल्ट लगाए जाते हैं उसका पालन न करना, ये सब रीजन है सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु का। जो सबसे बड़ा कारण है वो स्पीडिंग का है, यानी कि तेज गति से गाड़ी को चलाने का है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है कि हर साल भारतीय सड़कों पर लगभग 3 लाख लोगों की मौत होती है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में किस देश के लोग मरते हैं, भारत। और दूसरे स्थान पर किसका नंबर आता है, चीन का। तीसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। तो ये क्रम भी इम्पोर्टेंट है, ये क्रम भी समझ पूछ देगा। और उसके बाद एक कमेटी गठित हुई है भारत में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए, जिस कमेटी का नाम है सुंदर कमेटी गठित हुई है। ये रिकमेंडेशन देगी कि सड़क दुर्घटना को किस प्रकार से रोका जा सकता है। वैश्विक पहल के बारे में बात करें तो सड़क सुरक्षा को लेकर 2015 में एक ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन हुआ था, यानी कि ब्राज़ीलिया घोषणा हुई थी। यह सड़क सुरक्षा से लेकर वैश्विक मुद्दे को इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 गोल सेट किए गए हैं, इसको 2030 तक अचीव करना है। कब तक अचीव करना है, 2030 तक। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG 6 है, ये देता है, ये टारगेट रखा है कि 2030 तक जो सड़क दुर्घटना है, यातायात के कारण जो मृत्यु होती है लोगों को, उसे 2030 तक इसे घटाकर हाफ यानी कि आधा कर देना है। तो ये था सड़क सुरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट बढ़ेंगे। विश्व टेलीविज़न दिवस। हर साल विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है कब, 21 नवंबर को, यानी कल मनाया गया था। 21 नवंबर को मनाया जाता है हर साल विश्व टेलीविज़न दिवस। इसके बारे में देखेंगे 2023 के लिए थीम क्या रखी गई है। 2023 के लिए थीम रखी गई है पहुंच और योग्यता। पहली बार जो विश्व टेलीविज़न दिवस है, पहली बार 21 नवंबर 1996 यानी 1996 को पहली बार विश्व टेलीविज़न संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजन किया गया था। एक कार्यक्रम, प्रथम विश्व टेलीविज़न फोरम आयोजित किया गया था। इस फोरम के दौरान ही 21 नवंबर 1996 से ही हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया था। जो टीवी है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, एक स्कॉटिश इंजीनियर हैं जिनका नाम है जॉन लोगी बेयर्ड। 1924 में जॉन लेगी बेयर्ड्स के द्वारा टीवी का आविष्कार किया गया था। आगे देखते हैं इसके बारे में। भारत में टीवी कब से आई। भारत में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की सहायता से 15 सितंबर 1959 में नई दिल्ली में पहली बार टीवी को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद आकाशवाणी के एक भाग के रूप में दैनिक प्रसारण 1965 से, मतलब कि जो डेली बेसिस पर टीवी का प्रसारण शुरू किया गया 1965 से शुरू किया गया। जब वहीं राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत हुई, ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत हुई 1982 में,
1982 में राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत हुई। उसी वर्ष भारत में रंगीन टीवी भी लॉन्च हुई मार्केट में। केवल एक ही राष्ट्रीय चैनल था सरकारी स्वामित्व वाला, कृषि दर्शन, जो 1967 में चलता था। उसके पहले 1982 के पहले उसमें कार्यक्रम आते थे, रामायण महाभारत ये सब चीज़ दिखाई देता था, कुछ और भी धारावाहिक वगैरह जो दिखाई देते थे। नेक्स्ट 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सबसे पहले तो ये मनाया कहाँ गया? गोवा में। भारत के कहाँ मनाया गया? गोवा में। ये कब से कब के बीच में चलेगा? 20 से 28 नवंबर के बीच में चलेगा। कब से कब चलेगा? 20 से 28 नवंबर के बीच तक ये चलेगा। इस बार जो मनाया गया है, गेस्ट के रूप में बुलाया गया है अब हॉलीवुड अभिनेता हैं, अमेरिका अभिनेता हैं, जिनका नाम है माइकल डगलस। माइकल डगलस ने गोवा में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक मास्टर क्लास को संबोधित किया। उसी दिन इन्हें एक सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया, जो अमेरिकी अभिनेता हैं जिनका नाम है माइकल डगलस। तो ये कब से कब के बीच में चलेगा? 20 से 28 नवंबर के बीच में चलेगा। स्थान गोवा है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और भी इस पुरस्कार के बारे में देखेंगे जो डगलस को दिया गया है। सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। ये महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के नाम पर स्थापित किया गया है, जिसमें रुपयों में नगद पुरस्कार दिया जाता है। नगद पुरस्कार के रूप में जैसे 10 लाख रुपए दिया जाता है, 10 लाख रुपए तक का कैश दिया जाता है। एक प्रमाण पत्र होता है, शॉल होती है, मेडल होता है सिल्वर पीकॉक का, ये सब अवार्ड दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।